चलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसा कि हम लोग कल स्टार्ट किए थे भाई कुछ कुछ पढ़ना। हम लोग अकाउंटिंग पढ़े थे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अभी तक पढ़ी ही नहीं है वैसे पूरी अभी तक। तो हम लोग की अभी एक दो तीन चार लाइन की, पांच नहीं है ना, ये दोनों को मिला के एक ही कर लो तुम लोग। एक हम लोग चार लाइन की डेफिनेशन भी अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग देखे थे भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना। तो हमने हिसाब समझा था कि हिसाब मतलब भाई समझना चीजों को, कौन सी चीज कहा गई कैसे गई, और किताब मतलब उसकी नोटिंग करना प्रॉपर। तो हम लोग उससे किताब से आ गए थे, बुक कीपिंग शब्द में आ गए थे। तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या समझे थे, बुक कीपिंग के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते थे, क्लासीफाई करते थे चीजों को। ठीक है, फिर हम लोग समझे थे ट्रांजेक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं तुम लोगों को तुम्हारी बुक का छोटा सा दर्शन कराना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारी बुक दिखेगी थ्योरी की। ठीक है, जहां पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखो, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग, डेफिनेशन दिख जाएगी तुम लोग को। ट्रांजेक्शन और इवेंट तुम लोग को दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पर प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज इवेंट, सो यू कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम हियर। लाइक देखो, गुड्स सोल्ड ट्रांजेक्शन है बच्चों। गुड्स इन हैंड, मेरे हाथ में जो गुड्स पड़े हैं वो क्या है, इवेंट है। क्यों इवेंट है, क्योंकि वो रिजल्ट है ना। मेरे हाथ में जो स्टॉक पड़ा है वो मेरा रिजल्ट है। परचेज सेल का रिजल्ट है वो। ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स परचेज अगेन ट्रांजेक्शन, शॉप रेंट पेड अगेन एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पर उसके बाद जो सरप्लस आएगा, सरप्लस मतलब वो प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा, वो क्या है, मेरा इवेंट है। फिर बिजनेस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ये देखो हमने देखा है यहाँ पर कि ट्रांजेक्शन इवेंट और बोथ ट्रांजेक्शन इवेंट, देखो बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। तो ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, ट्रांजेक्शन है, कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगेगा, इवेंट है। और अगर दोनों हो गया तो बोथ है। ठीक है, मैंने एग्जांपल यहां लिख दिया है, परचेज सेल, पीएनएल और क्लोजिंग बैलेंस, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन बैलेंस शीट डेट। ये एग्जांपल तुम्हारा हो सकता है किसका, ट्रांजैक्शन इवेंट बोथ का। फिर उसके बाद वही तुम लोगों को दिखेगा यहाँ पर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। खैर ये सब चीजें तो तुम्हारी बुक की बातें हो गई। बुक का तुम लोगों को मैं छोटा सा दर्शन यहाँ पर करा दिया। ऐसी टाइप की कुछ दिखेगी, जहां जहां पर मेरे को लगा है मैं फ्लो चार्ट डाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, मतलब जहां जहां पर मेरे को अप्रोप्रिएट लगा, आई जस्ट मेक इट शॉर्ट और स्वीट। ठीक है, ताकि तुम लोग इसको रिवाइज करो फटाक से, और तुम लोग जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो वो तुम लोग को बन जाए। बाकी आई एम अगेन स्टिक टू माय पॉइंट। मैं तुम लोग को पहले भी बोला था मैं लिखाई कार्यक्रम ज्यादा करवाऊंगा, क्योंकि आई वांट अभी से फाउंडेशन लेवल से तुम लोगों का वो बेस बन जाए। लिखने की आदत तुम लोग को डलनी चाहिए, सिटिंग हैबिट तुम लोग को होनी चाहिए, इतनी चीज तुम्हारी होनी चाहिए। तो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन इवेंट हमने देख लिया है। देन एसेट और लायबिलिटी का मतलब हम लोग समझे थे ऊपर ऊपर से, कि एसेट मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जो मेरे को बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो हमने बात किया था। अभी हम लोग बात ही नहीं किए, करंट एसेट भी एक चीज होती है, फिक्स एसेट भी चीज होती है, टेंजेबल भी एक चीज होती है, इनटेंजेबल भी एक चीज होती है। अभी हम लोग उसके ऊपर आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे सब चीज में। ठीक है, फिर हमें बताया था ट्रांजेक्शन बिजनेस में दो टाइप की हो सकती है। इट मे बी अ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब बचपने में हम लोग करते थे भाई, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, कैश ट्रांजेक्शन, तू मेरे को फ्रूटी दे मैं तेरे को 10 रुपए दूं। ठीक है, 10 रुपए वाली फ्रूटी। और फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब मेरे को फ्रूटी दे दे मैं तेरे को पैसा कर दूंगा। ठीक है, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर हमने समझे थे कैपिटल। कैपिटल में क्या होता था, कैपिटल में होता था कि जो अमाउंट हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखे वो कैपिटल होता था। फिर हम लोग बैलेंस शीट में गए, और बैलेंस शीट में जाके हम लोग ये चीज समझे थे कि इस साइड लायबिलिटी साइड होती है, ये एक हमारी एसेट साइड कुछ तो भी होती है। इस लायबिलिटी साइड जो भी आइटम हमको दिखते हैं वो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं बिजनेस के, और इसी को इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो हम लोग एसेट्स खरीद के लाते हैं बिजनेस के लिए, और यही एसेट्स हम लोग को बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये देखे थे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है बच्चा पार्टी, यस। फिर हम लोग देखे थे डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। डेटर वो होता है जो मुझे पैसा देगा, क्रेडिटर वो होता है जिसको मैं पैसा दूंगा। ठीक है, तो बस इतनी बात हम लोग किए थे। आगे आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस और कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी चर्चा। चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम मजा इंटू 100 करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर में अपने पेज के स्टार्टिंग में लिख दो एक बार, हो जाए जोरदार। भैया लिख, भैया बोल रहे हैं मजा इंटू 100। ठीक है, चलो भैया आज हम भी देखें क्या पोटेंशियल है भाई मजा इंटू 100 का। तो ये एक पेज मैंने तुम्हारे सामने रखा है, कुछ नहीं करेंगे, आज ड्राइंग क्लास है तुम लोग की, इसलिए तुम लोग को मजा ज्यादा आने वाला है। भैया ड्राइंग क्लास है, मतलब ड्राइंग भी होता है क्या इसके अंदर, हाँ फाउंडेशन में है ना भाई ड्राइंग। तुम लोग अगर ड्राइंग नहीं बनाए, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों में ड्राइंग है। बस वही पॉइंट है, तुमको ड्राइंग बनाने वाले टीचर मिलना चाहिए। अब मैं ड्राइंग बनाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ट्रॉफीज भी हैं ड्राइंग के, किस दिन दिखाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, तो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, तो मैं तुमको ड्राइंग सिखा सकता हूँ। मेजरली अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर ड्राइंग बनाना तो सीखना ही पड़ेगा हम लोगों को। देखो तुम जाके इंटर में मेरा इंश्योरेंस क्लेम का भी वीडियो डाला हुआ है, उसमें ड्राइंग बनाता हूँ, तो ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों, ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट। ओके भैया, चलो देखो,
तो आज हम करने वाले हैं चित्रकला का प्रदर्शन। ये देखो, ये है मेरी कंपनी जिसका नाम है H&M। हार्दिक एंड मिश्रा है ना। ये H&M वो जो ब्रांड है वो नहीं है, उस ब्रांड से भी बड़े हैं हम, H&M हार्दिक एंड मिश्रा। ठीक है, ये मेरी कंपनी है। ये देखो अच्छी बड़ी कंपनी है, खिड़की विड़की है बहुत सारी। यहाँ नहीं यार, साइन बोर्ड ऊपर में रहता है ना कंपनी का। हाँ ऊपर में रहता है, चलो ऊपर में बनाते हैं कंपनी का साइन बोर्ड। H&M ये कंपनी का नाम है मेरे। ठीक है, ये देखो बहुत सारी खिड़कियां हैं यहाँ पर, और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं कंपनी में। ये देखो खड़े होके सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, खिड़की से झांक झांक के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी कंपनी है और ये मेरा घर है। अच्छा, ये देखो, ये मेरा घर है। ये देखो, ये बंगला रूपी गेट है यहाँ पर। बड़ा सा गेट होता है ना भाई, गेट बड़ा बनाना पड़ेगा ना। बड़ी बड़ी कार, लैम्बोर्गिनी ये सब डालनी है कार गेट के अंदर, तो गेट बड़े होने चाहिए, तभी तो कारें अंदर घुसेंगी, नहीं तो फिर कहाँ से। ठीक है, मस्त बालकनी है। ठीक है, और ये पूरा ऊपर सोने की परत लगी है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर पूरा गोल्ड लगा हुआ है, ये पूरा गोल्ड की परत है। ठीक है, मतलब अच्छा घर है। ठीक है, तो ये मेरा घर है, हाउस हाउस है। चलो, तो आज की मेरी पूरी क्लास सिर्फ इस ड्राइंग पे बेस्ड है। आज की मेरी पूरी क्लास सिर्फ इस ड्राइंग पे बेस्ड है। मेरा घर और मेरा ऑफिस, मेरा घर और मेरा बिजनेस। और मेरा बिजनेस किसके का है, मेरा बिजनेस किस चीज का है भैया, बिजनेस बताओ अपना किस चीज है। तो बिजनेस एकदम सिंपल बिजनेस है। ठीक है, एकदम मतलब जोरदार बिजनेस है हमारा। H&M पान पैलेस। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, H&M पान पैलेस। यहाँ आपको हर प्रकार के पान मिलते हैं। चॉकलेट पान देख लो, मेन्यू भी बता देता हूं मैं तुम लोगों को थोड़ा मोर, लेट्स मेक इट मोर रियलिस्टिक गाइस। मीठा पान, चॉकलेट पान। ठीक है, और क्या पान मिलता है, कैरामिल पान, ये भी मिलता है ना। वैसे मैं बता दूं तुम लोग को, अगर लग रहा होगा ये सब नहीं मिलता है तो ये मैं तुम लोग को दिखा दूंगा एक दिन, अपने किसी ब्लॉग में दिखा दूंगा। गोवर्धन पान पहले से बिलासपुर में सब मिलता है तुम लोग को। ठीक है, और XYZ पान, मतलब जितने पान तुम सोच सकते हो अपने दिमाग में। तुम करेला पान बोलोगे, मैं करेला जाऊंगा सब्जी वाले के पास, 1 किलो करेला लाऊंगा, उसको काट के पान में डाल के दूंगा। तुम जो बोलो। ठीक है, तुम बोलोगे पानी वाला पान दो, तो मैं पान को ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, उसको लॉक करूंगा, उसके अंदर पानी डालूंगा, पानी पान बना के दे दूंगा। तुम एक बार बोलो तो फायर पान भैया, फायर पान खिला दो। ठीक है, फायर पान भी दूंगा, मतलब एनी काइंड ऑफ पान, सिर्फ गुटके पदार्थ नहीं दूंगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, उससे हमारा हेल्थ खराब होता है। ठीक है, तो गुटके वाले कोई भी पान अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे पान, एवरीथिंग ऑर्गेनिक पान इज अवेलेबल हियर। यस, बनारसी पान। ठीक है, बनारसी पान, मिठाई पान, पान के अंदर मिठाई पेड़ा डाल के दे रहा हूँ। ठीक है, पेड़ा पान, पान के अंदर पेड़ा, तो एनी काइंड ऑफ पान इज अवेलेबल हियर। तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है। और तुम लोग बिजनेस देख के समझ जाओ घर इस लेवल का होना ही चाहिए। बिजनेस देख के समझ जाओ घर इतना बड़ा क्यों है। बिजनेस ही ऐसा है, चलता है भाई, बिजनेस चलता है, इसीलिए तो घर इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस है। पूरी आज की क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड बताना चाहता हूं वो ये, कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, ठीक है, सो मेरे पास अच्छा खासा एक कैपिटल था। बिकॉज आई एम सीए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, मेरे नाम के आगे सीए लग चुका है। लेट्स टाइम ट्रेवल करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे नाम के आगे सीए लग चुका है। ठीक है, तो मैं सीए हूँ, मेरे पास पैसे की तो कमी नहीं, पैसा बहुत है। ठीक है, तो मैं अपना पैसा लेके गया अपने जेब से और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए में पान ठेला तो डाल ही सकता हूँ ना। हाँ, तो 2 लाख का, ठीक है, अपना मैंने घर से पैसा लेके गया और अपने बिजनेस में मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख, इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन माई बिजनेस। ठीक है, तो ये जो मैंने अपने जेब का पैसा अपने बिजनेस में डाल दिया, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इनिशियली जो पैसा बिजनेस में लगता है, दुकान खोलनी पड़ती है, रेंट पे लेना पड़ता है, ये जो भी है, ठीक है, पर मैंने ये पैसा लगा दिया। इसको मैं क्या बोलता हूं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। भैया कल तो इसके ऊपर चर्चा हुई थी ना। हाँ बेटा, कल इंट्रोडक्शन राउंड था, आज स्टैटिक पॉइंट में। तो और पहली बात ये भी बता दूं, दूसरी बात ये बता दूं, मेरी पूरी क्लास में टेक्निकल भाषा में आपको कुछ भी पढ़ना है, आपको नोट्स रेफर करना है। आपको एनीथिंग यू वांट इन टेक्निकल लैंग्वेज, यू रेफर माय नोट्स।
ठीक है, आपको लगेगा भैया मेरे को मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टेक्निकल लैंग्वेज में जानना है, मेरे बुक्स रेफर करो। भैया हिंदी भाषा में बताओ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कैसे होता है, वो मैं लिखवाऊंगा। तो मैं तुमको देसी भाषा में लिखवाऊंगा चीजें, टेक्निकल भाषा चाहिए, नोट्स है तुम्हारे पास तो तुमको दोनों चीज मिलेंगी यहाँ पर। मैं देसी भाषा में लिखवाऊंगा ताकि ये रिवीजन पर्पस के टाइम में सबसे ज्यादा एफिशिएंट यही नोट्स होने वाले हैं। व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नथिंग बट कैपिटल। एक लाइन में खत्म। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कैपिटल, दैट्स इट, हो गया। इतना ही होता है। तो देखो यहां पर मैं क्या किया, मैं पैसा लिया, मैं डाल दिया, यहाँ मैं पैसा लिया अपने घर से, यहाँ अपने बिजनेस में डाल दिया, तो क्या है ये कैपिटल है। अब कैपिटल आ गया बिजनेस में, तो अब मेरे को बताओ क्या मेरे पास पैसे हैं? हाँ भैया पैसा बहुत है, ये देखो 2 खिड़की में पैसे ही पैसा दिख रहा है तुमको, 3 खिड़की में पैसा बहुत है, क्योंकि पैसा आ चुका है 2 लाख रुपए बिजनेस में। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? अब ये पैसा तुम लोग बताओ मेरे को, तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ। बच्चे बोल रहे भैया पैसा ना, भैया हाँ आप पान खरीद के लाओगे, भैया मीठा पान है तो आप वो सब आता है, रेड रेड चेरी आती है, वो सब खरीद के लाओगे। भैया फायर पान के लिए कपूर खरीद के लाओगे आप, ठीक है ये सब चीज। भैया पान बनाने के पदार्थ आप लेके आओगे, पान बनाने के पदार्थ। अच्छा मैं बोला हाँ और क्या लाऊंगा? भैया और फर्नीचर वर्नीचर की भी तो कुछ लगेगा ना, भैया फर्नीचर लग सकता है, भैया सामने काउंटर लगाओगे, है ना, ड्रॉर वाले काउंटर होंगे, चेयर लगेगी भैया अगर कोई बैठ के खाना चाहे तो चेयर्स लगाओगे, तो ये सब फर्निशिंग लगेगी। भैया ड्रॉर लगेगा, शोकेस करना पड़ेगा ना भैया आपको कि ये चीजें यहाँ पर मिलती है, तो शोकेस, ये सारी चीजें, ठीक है। और भैया थोड़ा सा म्यूजिक लगाओगे, म्यूजिक म्यूजिक है ना, अच्छा मतलब बादशाह के गाने चलेंगे बढ़िया, तो ये सब चीजें भैया लगेंगी आपको। मैं बोला हाँ मतलब तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो कि मेरे को कुछ चीजें ऐसे लेके आनी है जो मेरे को पान बनाने में यूज होंगी, और कुछ चीजें मेरे को ऐसी लेके आनी है जो मैं अपने दुकान में लगा के रखूंगा फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर, फॉर द पर्पस ऑफ यूज, है ना, यूज मतलब ड्रॉर और ये सब चीजें थी, फॉर द पर्पस चेयर चाहिए मेरे को तो वो मेरे बिजनेस में यूज होगा, मतलब ऐसे टाइप की तुम बात करो। बोले हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो तुम बातें कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया कैपिटल हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं फर्नीचर की बारी आई तो मैं सोचा यार फर्नीचर तो ठीक है, मेरे घर में चेयर बहुत सारी पड़ी हुई है, यूज में नहीं आ रही है, लोग आते ही नहीं मेरे घर, सालों सालों में एक बार आते हैं, पर पूरे साल चेयर ऐसी ही पड़ी रहती, धूल लग रहा है उसमें। हम तो महाराजा सोफा में बैठते हैं ना, चेयर में कौन बैठता है? चेयर में कोई नहीं बैठता। तो क्या मैं अपने घर की चेयर अपने बिजनेस में जाके रख दूं? एक ही बात है, अपनी चेयर, घर की चेयर, बिजनेस की चेयर, एक ही बात है। तो मैं क्या किया, यहां से यहां 20 चेयर्स ले गया। क्या ले गया? अपने घर से अपने बिजनेस में 20 चेयर्स ले गया, और इसकी जो वर्थ थी वो थी मान लो 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 की मैं चेयर ले गया, पहले तो मैं पैसा दे दिया बिजनेस को 2 लाख रुपए, जा बिजनेस स्टार्ट कर, फिर मैं अपनी 20 चेयर भी दे दिया 10,000 की। तो यहां पर कहना इसे कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। आखिर का दिया तो मैं ही ना, एट द एंड ऑफ द डे दिया तो मैं ही, चाहे मैं पैसा दूं चाहे मैं चेयर दूं, मेरी मर्जी, चाहे मैं कैश दूं चाहे मैं काइंड में दूं, चाहे मैं टेबल दे दूं ले जाके, कुछ भी दूं मेरी मर्जी। पर पॉइंट ये है इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड, तो कैश में भी दे सकता हूं, काइंड में भी दे सकता हूं। ओके भैया चलो, तो अब एसेट्स में आते हैं। एसेट्स आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तुम लोग जो मेरे को बोले कि भैया पान बनाने का पदार्थ ले आओ, ठीक है मैं बोला ले आते हैं पान बनाने का, और भैया अपने दुकान में रखने के लिए फर्नीचर भी ले आओ, वो भी ले आए, ठीक है। तो तुम लोग ना यहाँ पर 2 बातें कर दिए मेरे से। कौन सी 2 बातें कर दिए? कि भैया इट मे बी अ फिक्स्ड एसेट और अ करेंट एसेट, और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉन करेंट एसेट। तो एक करेंट एसेट की बात कर रहे थे तुम लोग, नॉन करेंट एसेट की बात कर रहे थे। अब ये भैया क्लासीफाई हुआ कैसे, मतलब क्या आपके पास कोई बेंचमार्क है? यू हैव एनी बेंचमार्क? मैं बोला यस बिल्कुल है। तुम ही लोग बताए। एक इस प्रकार का एसेट होता है जो मैं बिजनेस में यूज करूंगा, जैसे पान में लेके आया, एक बना के दिया, हो गया ना खत्म वो। मान लो 10 रुपए का एक पान का पत्ता लेके आया, मैं 15 रुपए में बेच दिया उसको, 10 में लाया 15 में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे को। तो एक ऐसा आइटम हुआ, एक ऐसा एसेट हुआ मेरे पास, एसेट मतलब मेरी संपत्ति। तो एक इस प्रकार की संपत्ति हुई मेरे पास, जो मेरे पास आती है और चले जाती है। मैं परचेस करके लाता हूं, मैं सेल कर देता हूं, मैं परचेस करता हूं, मैं सेल कर देता हूं। 1 साल के अंदर का कार्यक्रम है ये। 1 साल क्या भैया, 1 दिन के अंदर का कार्यक्रम है। आज सुबह लाओगे, आज रात तक खत्म हो जाएगा पान के पत्ते, है ना। तो पॉइंट ये है, एक होता है मेरा करंट एसेट, तो ये काहे के लिए होता है करंट एसेट?
आर दोज एसेट्स which are going to be utilized विद इन 12 मंथ्स। अब ये तो मैंने 12 मंथ लिख के रखा है क्योंकि करंट एसेट की स्टैटिक डेफिनेशन होती है कि 12 महीने के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। विद इन 12 मंथ दिस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज। तो एक स्टैटिक डेफिनेशन होती है कि 12 महीने के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। पॉइंट ये 1-2 दिन में भी हो सकता है। अच्छा, ये तो मेरा पान का बिजनेस का एग्जाम्पल है। किराने का बिजनेस, भैया कुरकुरे लेस लाए, 6 महीने तक दुकान में होता है, 6 महीने तक बिकते रहता है, 6 महीने बाद तो एक्सपायर हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लेके आते हैं, 1-2 महीने 3 महीने तक रहता है। ठीक है, आटे का पैकेट, नमक का पैकेट, ये सब किराने वाले भैया की बात कर रहा हूँ। फर्नीचर बिजनेस की बात करो, फर्नीचर परचेस करके रहा, हो सकता है 2 साल 2 महीने 3 महीने 5 महीने 10 महीने लग जाए। पर मुद्दा ये है, रखा तो बेचने के पर्पज से है ना। तो यहां लिखो फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ये भी एक क्राइटेरिया है कि करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो मैं सेल के पर्पज से रखा हूं। मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैं चेयर लेके गया था अपने घर से यहां पर, तो ये तो मैं लोगों को बैठाने के लिए लेके गया था ना। ये देखो यहां मैंने चेयर्स लगा दी, यहां मैंने अपने दुकान के सामने HM पान पैलेस के सामने मैंने चेयर्स लगा दी। अब यहाँ लोग बैठेंगे कि मैं बेचने के लिए रखा हूँ। कि सर आते बोलते हैं खरीदना था। मैं बोला कौन सा पान चाहिए? पान नहीं, चेयर खरीदना था। मैं बोला मैं चेयर बेचने के लिए नहीं रखा हूँ, उसमें आप बैठो, पान खाओ और घर जाओ। मैं ऐसे बोला उनको। क्यों भाई? क्योंकि मैं चेयर बेचने के लिए ना, मैं फर्नीचर वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूं? मैं पान वाला हूँ। आप फर्नीचर वाले के पास जाओ, फर्नीचर खरीदना है तो। मैं इसको बेचने के लिए नहीं रखा हूं। तो एक मेरे पास ऐसे एसेट है जो मैं बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेल नहीं रखा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ यूज रखा हूं। मतलब मैं उसको यूज करूंगा, यूसेज फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स। 12 महीने से ज्यादा मैं यूज करूंगा उसको, मैं अपने बिजनेस में उसको यूज करूंगा पैसा कमाने के लिए। तो वो मेरा क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट हो। क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट हो गया। नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सेल के पर्पज से तो मैंने रखा ही नहीं है, सेल के पर्पज से मैंने रखा ही नहीं है। तो क्या आपको बातें समझ में आ रही है? नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट जो मैं बिजनेस चलाने के लिए रखा हूं, जो मेरे को सेल करने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, मैं उससे बिजनेस को रन करूंगा अपने। ठीक है, और उससे मैं 1 साल से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है, 2 साल 3 साल 5 साल एज द केस में भी। और करंट एसेट ऐसे एसेट जो 12 महीने से कम के लिए रखे हुए हैं मेरे पास, जिनको मैं बेचने के पर्पज से रखा हुआ हूं। या तो 12 महीने से कम है, या तो मैं बेचने के पर्पज से रखा हुआ। अब तुम लोग ऐसे सोचते होगे कि भैया करंट एसेट की डेफिनेशन में सीधा लिख देता फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो भी मुद्दा खत्म हो जाता। इतना घुमा के क्यों लिखा 12 महीने से कम रखा हूं? क्योंकि करंट एसेट के अंदर सिर्फ आपके मटेरियल नहीं आएंगे, और भी चीजें होती है करंट एसेट के अंदर। अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमको पता चल जाएगा, इसलिए करंट एसेट का दायरा जो है वो 12 महीने का रख दिया गया, और नॉन करंट एसेट का 12 महीने के ऊपर रख दिया गया। तो 12 महीने के नीचे कोई एसेट है, करंट है। 12 महीने के ऊपर कोई एसेट है, नॉन करंट है। अब यहां पर भी करंट एसेट्स के ऑल टाइप बनते हैं। और कौन सा टाइप बनता है भैया? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। अब ये कौन से खेत की मूली का नाम है? टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट विच कैन बी सीन और टच। मतलब मेरे पास ऐसे एसेट है जो मैं छू भी सकता हूं, देख भी सकता हूं। जैसे ये चेयर, ये देखो, क्या मैं इसको छू सकता हूं? टिड़िक, छू लिया। क्या मैं इसको देख सकता हूं? दिख रहा है मेरे को, ये चेयर है। तुम लोग बोलोगे ये बॉक्स है, मैं बोलूंगा चेयर है। यही 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 फर्क है मेरी और तुम्हारी दृष्टि में, कि तुम लोगों को ये बॉक्स दिखेगा, मेरी नजरों में चेयर है बच्चों, चेयर है ये। ठीक है, तो देखो मैं इसको छू सकता हूँ क्या? हाँ। क्या मैं इसको देख सकता हूँ? हाँ। तो यही होते हैं टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। तो व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सिंपल, सीन और टच्ड। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में मेरी इज्जत, रेपुटेशन इन माई रेपुटेशन द मार्केट इज नोन एज गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब होता है, मैं तुम लोगों को देसी भाषा में भी बताऊंगा, मैं एकदम टेक्निकल भाषा में भी बताऊंगा। देसी भाषा में मेरा गुडविल का मतलब होता है मार्केट में मेरी इज्जत, रेपुटेशन, भरोसा जो मार्केट में है मेरे लिए, वो होता है क्या? मेरी गुडविल। गुडविल। ठीक है,
तो वो होती है गुडविल। अगर मैं एकदम टेक्निकल भाषा में बोलूं तो गुडविल मींस फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि मार्केट में अगर मेरी इज्जत है तो मैं फ्यूचर में पैसा कमाऊंगा, मार्केट में मेरी इज्जत नहीं है तो मैं फ्यूचर में पैसा नहीं कमाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इनटेंजिबल एसेट मतलब क्या होता है, अब सबको पता है हार्दिक भैया कौन है, एवरीवन नोस हार्दिक भैया। अब तुम लोगों को मैं अपने चैनल में आकर अनाउंसमेंट करूंगा, मैं एचएम पान पैलेंस का बिजनेस चालू कर रहा हूं, दिस इज अ चेन ऑफ बिजनेस, एक पूरा चेन, स्टारबक्स कॉफी के जैसे फैला दूंगा पूरी दुनिया में, ठीक है, 10 ब्रांच एक शहर में है ना, एचएम पान पैलेंस की मैं बिजनेस डाल रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, डोंट यू थिंक गाइस, जितने भी मेरे को जिन लोग जानते हैं उन लोग तुरंत आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट इज दिस एचएम पान पैलेंस कॉन्सेप्ट। एवरीवन इज गोइंग टू कम एंड एक्सप्लोर व्हाट इज दिस एचएम पान पैलेंस, ये कॉन्सेप्ट क्या है। सब आएंगे और एक ना एक पान ट्राई करके जाएंगे, और मैं सबसे महंगा पान रेकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा अरे ये मतलब अच्छा नहीं है, ये वाला लो, गोल्ड पान 2 लाख रुपए, गोल्ड पान, पान के ऊपर गोल्ड की परत 2 लाख रुपए का मात्र, और सबसे बेस्ट पान है मेरे पास का, तुम लोग लो, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन यार, बिजनेसमैन, ठीक है, 10 रुपए का भी पान देंगे, 2 लाख रुपए का भी पान देंगे, ठीक है, 10 रुपए वाला मीठा पान भी देंगे, 2 लाख रुपए का गोल्ड पान भी देंगे, फिर उसके बाद एक प्लेटिनम पान का भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब पान हर टाइप का रखेंगे हम लोग, ये बोल रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है, गोल्ड की जगह येलो कलर रहेगा और प्लेटिनम की जगह सिल्वर कलर रहेगा। पॉइंट यही है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी मार्केट में पहले से इज्जत है तो वो इज्जत तुम्हारे लिए क्या बन जाती है, तुम्हारे लिए अर्निंग सोर्स बन जाती है। अगर तुम्हारी रेपुटेशन है मार्केट में तो अर्निंग सोर्स बन जाती है तुम्हारे लिए। इफ यू आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग सम बिजनेस, है ना, लाइक रिलायंस का एग्जांपल ले लो तुम लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सब जानते थे पहले से। जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया तो जियो खैर बहुत सारे ऑफर्स के साथ आया, पर पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब जियो आया तो क्या, जो पहले हमारे 13 रुपए में 100 MB मिलता था हम लोग को, लाइक तुम लोग अगर याद करो स्मार्ट का एक सिम आता था, वो स्मार्ट क्या था, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज था दूसरा वाला, रिलायंस का सिम था वो, जियो सिम रिलायंस सिम अलग अलग है ना, रिलायंस का सिम था, छोटू भाई का सिम था वो। तो जो छोटे भाई का सिम था 13 रुपए में 100 MB नेट देते थे वो, मात्र 13 रुपए में 100 MB। बड़े भाई ने गेम खेल दिया, 600 रुपए में 1.5 GB पर डे दे दिया, ठीक है। तो बात क्या है यहाँ पर, बात यहाँ पर गुडविल की है। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये लॉन्च किया, मतलब जियो लॉन्च किया, तो हम लोग ऑलरेडी जानते थे रिलायंस इज अ सेटअप ब्रांड, वी रिलाई ऑन देम, हमने रिलायबिलिटी दिखाई, उनकी मार्केट में गुडविल थी, उनका जियो सिम ऐसा शूट किया, आज इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास जियो है, फिर सेकंड टॉप में आई थिंक एयरटेल होगा, एज द केस में बी, नॉट हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दिस, बट पॉइंट वही है कि बोलना चाहता हूं अगर तुम्हारी गुडविल है तुम उसको यूज करते हो, और यही गुडविल होती है तुम्हारी इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, पर यू कैन एक्चुअली फील, उसको फील कर सकते हो, तुम्हारी इज्जत है मार्केट में इसलिए तुम्हारी सेल्स इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो वो होता है इंटेंजिबल एसेट। क्या सबको इंटेंजिबल एसेट क्लियर है? बाकी इंटेंजिबल एसेट के बहुत सारे एग्जांपल है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, कि मेरे पास अगर मतलब कोई रिसोर्स है तो तुम आके मेरे से परमिशन ले रहे हो, मेरे को पैसा दे रहे हो और मेरे से परमिशन ले रहे हो कि मैं आपका ये पर्टिकुलर रिसोर्स यूज करना चाहता हूं, ठीक है, तो दैट इज कॉपीराइट्स, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, इंटेंजिबल एसेट के अंदर, बाय द कोर्स ऑफ टाइम तुम समझोगे, बट अभी मैं सिर्फ मीनिंग समझाना चाह रहा हूं कि नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या होता है। इफ यू वांट टू राइट देसी भाषा में, इसको कॉपी में शॉर्ट में लिख लो। चलो बेटा जी, ये देखो, अगर तुम लोगों को मैं दिखाऊं नोट्स के अंदर, तो ये नोट्स अभी तो एडिट होके मर्ज होंगे तुम्हारे पास। ये देखो, तुम लोगों को अलग अलग चीजों की डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन है, चाहे तुम्हारा ये गुड्स और सर्विस, प्रॉफिट लॉस, एसेट, ये देखो एसेट हम लोग देख रहे थे, तो एसेट के अंदर, ठीक है, ये देखो सारी टेक्निकल डेफिनेशन, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ये देखो सारे एग्जांपल है तुम्हारे पास। फिर करंट एसेट, ठीक है, ये देखो, it is expected to realize in or intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle, मतलब 1 साल के अंदर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये क्या हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, भाई ट्रेड करने के लिए रखा हूं, खरीदने बेचने के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, 12 महीने के अंदर का काम है ये, ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है 12 महीने के अंदर। नॉन करेंट एसेट में फिर वही लिखा हुआ है, ऑल द एसेट शैल बी क्लासिफाइड नॉन करेंट एसेट्स, एग्जांपल मशीनरी हेल्ड और लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, मशीनरी हेल्ड या फिर मशीनरी तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, तो इसको छोड़ के, करंट एसेट को छोड़ के जितने भी एसेट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। सेम थिंग्स अप्लाइज टू लायबिलिटी, तो अभी हम लोग लायबिलिटी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख लो, तुमको करंट लायबिलिटी दिखेगी, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी दिखेगी, इसमें भी इंटरनल लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल लायबिलिटी, ये सब चीजें दिखेंगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये तो तुम लोगों के नोट्स टेक्निकल भाषा में लिखे हुए हैं, अभी उसमें स्टिल कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होके इस वाले नोट्स में वो मर्ज हो जाएगा। तुम्हारा ये जो मेन नोट्स है
ये इस पे वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस भैया। तो चलो हम लोग थर्ड आते हैं। अब थर्ड, लायबिलिटीज। व्हाट इज दिस लायबिलिटीज भैया? तो देखो लायबिलिटी क्या होती है समझना। मेरा बिजनेस, फिर से अगेन हम लोग वापस आ गए बिजनेस में। अब देखो तुम लोग आ रहे हो, मैंने शाउट आउट दे दिया है अपने इसको, क्या नाम है, अपने HM पान पैलेस को मैंने शाउट आउट दे दिया है। अब तुम लोग खरीदने आना चालू कर दिए। अब तुम लोग खरीदने आए तो तुम लोग अब भाई स्टूडेंट्स हो, पहचान वाले हो, पहचान का फायदा तो उठाओगे तुम भाई। शौक बड़ी चीज है, गोल्ड पान खा लिए, ठीक है, गोल्ड पान खा लिए। और फिर उसके बाद बोले भैया पैसा बाद में देंगे। मैं बोला क्यों पैसा बाद में यार, ऐसा नहीं, नो उधारी नो क्रेडिट। भाई तुम लोग बोले भैया लिखा कहीं नहीं है नो क्रेडिट, कहाँ लिखा है भैया नो क्रेडिट? तो हम तो सोचे भैया हम आपके स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे मासूम से छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, तो आप हम लोग को कम से कम एक पान फ्री में दोगे गोल्ड। मैं बोला गोल्ड पान वो भी फ्री में? बेटा मैं बोला इतना कैपिटल नहीं लगाया जितने का तुम लोग को मैं पान फ्री में बांट दूं। बोले ठीक है भैया अभी तो पैसा नहीं लाए हैं तो अगली बार दे दे। मैं बोला चलो ठीक है जाओ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, अगली बार दे देना पैसा। तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने तुमको पान सेल कर दिया पर मैं उसके बदले पैसा नहीं लिया तुम लोग। तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था, दिस इज अ उधारी ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया यहां पर, ठीक है, तो ऐसा क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिजनेस में चलता रहता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा यहां पर देखो ड्रॉइंग कंटिन्यूस, ये देखो ये हमारे सप्लायर भैया हैं। कौन है ये हमारे सप्लायर भैया हैं। तो सप्लायर भैया क्या करते हैं, हमको पान सप्लाई करते हैं डेली। क्या करते हैं, पान सप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे। डेली भाई रोज सुबह फ्रेश पान आता है, अपनी गुडविल हम लोग मेंटेन करते हैं, सुबह सुबह फ्रेश पान मंगाते हैं। तंबाकू का बिजनेस हम करते नहीं है, सिर्फ पान मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक पान। आपको जो सब्जी जो फल फ्रूट का पान चाहिए, आप एप्पल पान बोलोगे पान के अंदर एप्पल डाल के दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो पान की सप्लाई डेली करते हैं। तो अब क्योंकि डेली डेली सप्लाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल फ्लूइड ना होने की वजह से बिजनेस ऐसा है, हम क्या करते हैं जो भी पान की सप्लाई होती है 3 दिन बाद पेमेंट करते हैं। मतलब अगर आज सप्लाई किए तो 3 दिन बाद आज की पेमेंट होगी, कल की पेमेंट कल के 3 दिन बाद होगी, परसों की पेमेंट परसों के 3 दिन बाद होगी। मतलब 3 दिन का एक क्रेडिट साइकिल है, हर 3 दिन में एक बार पेमेंट करते हैं। 1 तारीख को दिए तो 4 तारीख को पेमेंट हो जाएगी, 2 तारीख को हुआ तो 5 तारीख को पेमेंट हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट ये है, क्या हम इनसे उधारी में जब पान की सप्लाई ले रहे हैं तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जब तक इनको पेमेंट ना कर दे तब तक लिख के नहीं रखेंगे कि अरे पैसा देना है, पैसा तो देना है, लिख के रखेंगे, बिल्कुल लिख के रखेंगे, ठीक है। तो ये होती है। दूसरा ये हो सकता है कि देखो मैंने 2 लाख रुपए अपने घर से तो दे दिया था, पर ये हो सकता है मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और अब मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ड्रॉइंग कंटिन्यूस, मैं बैंक जाऊं और बैंक से लोन लेके आ जाऊं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मैं बैंक जाऊं, बैंक से लोन लेके आ जाऊं, क्योंकि मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मेरे को 3-4 ब्रांचेस डालनी है। रिस्पांस बहुत अच्छा है HM पान पैलेस का, रिस्पांस इज वेरी गुड, आई जस्ट वांट टू एक्सपेंड, और मेरे को और ब्रांचेस डालनी है। तो मेरे पास 2 लाख रुपए था, वो मैंने एक दुकान में तो इन्वेस्ट कर दिया, पर अब और 2-3 दुकानें खोलनी, उसके लिए मैं बैंक से क्या ले आऊंगा, लोन ले आऊंगा। तो मैं बैंक से लोन ले लिया और यहाँ पर क्रेडिटर, यहाँ पर सप्लायर ने मेरे को क्रेडिट में सप्लाई कर दिया है ना, मतलब उधार में। तो ये 2 चीजें याद रखना तुम लोग। तो इससे मेरे को समझ में आया कि मेरी लायबिलिटी है, पर एक लायबिलिटी मेरी ऐसी है जो मेरी इसी साल के दौरान पे हो जाएगी। कौन सी वाली, सप्लायर वाली। सप्लायर को तो मैं 3 दिन में पैसा दे दूंगा, 1 साल तो फिर भी दूर की बात है, सप्लायर को तो मैं 3 दिन में पैसा सप्लाई कर दूंगा। और रही बात लोन की, तो 10 लाख का लोन मैं मान लो लिया हूं, तो 10 लाख का लोन 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में थोड़ी वापस करूंगा। 10 लाख का लोन वापस करने में कम से कम 4-5 साल लगेंगे। तो 4-5 साल तक एक लायबिलिटी चलने वाली है, दोनों उधार है। लायबिलिटी का मतलब भी उधार ही होता है, ये चीज ध्यान में रखना, देसी भाषा में लिख लो, उधारी, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब भी उधारी होता है, बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन होता है हमारे सिर में। पॉइंट ये है, ठीक है, कि एक लायबिलिटी मेरे को ऐसे लग रही है भाई इसी साल वापस कर देनी है, और एक लायबिलिटी मेरे को ऐसे लग रही है 1 साल के ऊपर जाएगी, 1 साल के ऊपर जाएगी, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, एज द केस में भी। तो यहां भी 2 लायबिलिटी होती है, एक होती है करेंट लायबिलिटी, और एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। 2 टाइप की लायबिलिटी आपको देखने को जनरली मिलेगी। तो मुद्दा ये है, करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है विच इज गोइंग टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स।
रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन विद इन 12 मंथ्स, और यहां पर रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब मेरे को पेमेंट करनी है, ठीक है, विद इन 12 मंथ, और मेरे को पेमेंट करनी है आफ्टर 12 मंथ। तो यहां पर ये करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी का सीन है, वही है जो अपन एसेट में देखे थे ना, वही है। तो यहां पर एग्जांपल क्या लिख सकते हो, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कौन, सप्लायर। सप्लायर से जब मैं उधार में परचेस किया हूं। और यहां पर क्या लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी होती है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, दो टाइप की होती है। इसके बाद इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी एक मुद्दा है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ऐसे लायबिलिटी जो मेरी इसके अंदर बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है। बिजनेस के अंदर मेरी कौन सी लायबिलिटी है, शायद तुम लोग समझ सकते हो। मेरे को मैं तुम लोग को अभी एक बात बता देता हूं, आगे इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है पता है, कि मेरा भले पान ठेला मेरा है, भले ये एचएम पान पैलेस मेरा है, सबको ये बात पता है, तुम लोग को भी पता है, मेरे को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, एवरीवन नोस कि ये पान पैलेस मेरा है, ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। बट गवर्नमेंट लॉ की नजरों में, लॉ की नजरिया ही अलग है, लॉ का हर चीज को देखने का नजरिया ही अलग है। तो लॉ और अकाउंटिंग की नजरों में मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ठीक है। तो मैं और मेरा बिजनेस यानी हार्दिक मिश्रा और हार्दिक मिश्रा पान पैलेस दोनों अलग अलग है लॉ की नजरों में, ठीक है, दोनों अलग अलग है लॉ की नजरों में। तो पॉइंट ये है कि मेरे को एक बात बताओ, मेरा बिजनेस और मैं अलग अलग है, तो मैं अपने बिजनेस को बोला मेरा पैसा वापस कर, लायबिलिटी है ना, उधारी लिया था ना मेरे से 2 लाख रुपए और 10,000 का फर्नीचर भी लिया था, वापस कर। तो बोलेगा भाई तू तो घर का यार, तू तो घर का आदमी है, दूंगा ना वापस, क्यों कर रहा है ऐसे, दे दूंगा वापस, आराम से, टेंशन मत ले, दे दूंगा। मैं बोला हाँ बात तो सही है, घर का ही आदमी है, मैं और वो एक ही है ना, लॉ की नजरों में अलग है, तो लॉ को दिखाएंगे हम लोग कि हम लोग अलग हैं, ठीक है चल बाद में दे देना वापस। ऐसे मैं अपने बिजनेस को बोला। तो पॉइंट ये है, क्या बिजनेस की घर की लायबिलिटी है ये 2 लाख और 10,000, यस। पर सप्लायर मेरे को ऐसे बोलेगा, सप्लायर आएगा, भैया पैसा 3 दिन हो गए, पैसा दो, भैया पैसे अभी नहीं है, क्या बोला, पैसे नहीं है, चल मेरे साथ थाने, चल मेरे साथ कोर्ट, चल मेरे साथ आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है, तुरंत पकड़ के लेके जाएगा, क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये अपना पैसा लेके रहेगा, बैंक अपना पैसा लेके रहेगा, और अगर बैंक को पैसा वापस नहीं किया पूरी बिल्डिंग सीज कर लेगी, पूरा बिजनेस सीज कर लेगी बैंक, ठीक है, सप्लायर भी केस ठोक देगा मेरे ऊपर, ठीक है, तुरंत आर्बिट्रेशन पे पहुंच जाएगा। तो पॉइंट ये बोलना चाहता हूं तुम लोगों को कि एक होती है पारिवारिक लायबिलिटी, घर की लायबिलिटी होती है, तुम बाद में भी वापस कर सकते हो। इसका एग्जांपल तुम ऐसे समझो, तुम दोस्त से पैसा उधार लेते हो, दोस्त को बोलते हो भाई थोड़े समय बाद वापस करता हूं, वो मान जाता है। पर अगर तुम दोस्त से ना लेके पैसा किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेते हो उधार में, ठीक है, कोई जिसको तुम जानते नहीं हो, बस ऐसे ही ले लियो उधार, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा वो पैसा वापस लेने, पीछे भाई वापस कर पैसा, डेट आ गई है, तुरंत पैसा वापस दे। तो एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहां पर हम नोट करके रख लेते हैं, एक होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और एक होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटीज। और गाइस जस्ट वांटेड टू टेल यू, बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है और ये सब जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। अब एक बार अगर तुम नोट्स में आओगे तो यहां तुम देखोगे लायबिलिटी, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी डेट अ बिजनेस ओस टू अदर पार्टी, ठीक है। तो जब मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं क्रेडिट में, या फिर the firm will create an obligation to pay to the supplier the price of goods on an agreed future date when loan is taken from bank, obligation to pay interest principal amount is created depending upon the period of holding। मतलब ओवरऑल वही बोल रहा है कि अगर मैं उधार में कुछ परचेस करके ला रहा हूं तो सामने वाला बंदा मेरा क्रेडिटर है, मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा, तो जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो मेरी लायबिलिटी है।
बट वो करंट लायबिलिटी, 12 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा मैं उसको। और अगर मैं बैंक से लोन लेके आता हूँ तो मुझे लोन भी वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रहेगा लोन। और अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखो, करंट लायबिलिटी, अ लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन एक्सपेक्टेड टू सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब वही 12 महीने। ठीक है, हेल्ड प्राइमली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ट्रेडेड मतलब नॉर्मल जो यूसेज के लिए, छोटे मोटे अमाउंट के यूसेज के लिए, जैसे सप्लायर, सप्लायर नॉर्मल ट्रेडेड का सामान देता है ना मेरे को, मशीन वशीन थोड़ी ना दे देगा मेरे को इतनी बड़ी। ठीक है, फिर ड्यू सेटल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी देखो, इसके अंदर भी तुम लोग को दिखेगा, जो भी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे कि लोन टेकन फॉर 5 ईयर, डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है भैया, बाद में बताते हैं डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तब डिबेंचर पता चल जाएगा क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल। प्रोप्राइटर इक्विटी कैपिटल का दूसरा नाम है, क्योंकि ओनर का दूसरा नाम प्रोप्राइटर है। ये सब चीजें आगे तुम लोग को बताना है कि ओनर का दूसरा नाम प्रोप्राइटर भी होता है। प्रोप्राइटर मालिक का दूसरा नाम होता है, इक्विटी कैपिटल का दूसरा नाम होता है। ठीक है, ऑल दोज अमाउंट विच आर एंटाइटल्ड टू प्रोप्राइटर, एग्जांपल कैपिटल, रेवेन्यू, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब सिंपल शब्दों में कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो कि बाहर वालों को पेमेंट करना है। वर्किंग कैपिटल लायबिलिटी तुम देख सकते हो, छोड़ सकते हो, इसका कुछ ऐसा है नहीं। वर्किंग कैपिटल का बस फॉर्मूला होता है, आगे चल के तुम्हें पता चल जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो मे और मे नॉट अराइज वाला सीन है। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हो सकता है मेरे को देना पड़ जाए, हो सकता है मेरे को ना देना पड़ जाए। एग्जाम्पल, कि मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर मैं जीता तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जीता तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो हो सकता है मेरे को देनी पड़ जाए और हो सकता है मेरे को नहीं देनी पड़ जाए, तो ये होती है मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, यस भैया, तो फिलहाल के लिए अभी तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को हम लोग फिर से एक बार कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। अब हाँ, दो चीज मैं तुमको बताया, मैं उधारी में सामान ले सकता हूँ, मैं किसी को उधारी में सामान दे भी सकता हूँ। हाँ भैया, ये बात आपने बताई। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 4, हम बोलते हैं एक को डेटर और एक को हम बोलते हैं क्रेडिटर। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जब आप गुड्स को सेल करोगे क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे जब आप गुड्स को सेल करोगे, ठीक है, तब ये चीज ध्यान में रखना कि आपका डेटर अराइज होगा, क्योंकि अब डेटर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर टू द बिजनेस। ठीक है, तो डेटर एक वो व्यक्ति है जो कि अमाउंट पे करेगा फ्यूचर में बिजनेस को, मतलब बिजनेस में वो हमको पे करेगा। ठीक है, हम उसको पे नहीं करेंगे, वो हमको पे करेगा, क्योंकि हम लोग उसको बेचे थे क्रेडिट बेसिस पे, तो अब हमको पेमेंट करेगा। या देसी भाषा में भी लिख लो, डेटर हमको पैसे देगा क्योंकि वो क्रेडिट में परचेस किया है। ठीक है, तो रेटर हमको पैसे देगा क्योंकि वो क्रेडिट में परचेस किया है, वो क्रेडिट में परचेस किया है। नेक्स्ट, क्रेडिटर, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ऊपर देखो मैं बेच रहा था क्रेडिट में, अब यहां मैं परचेस कर रहा हूं क्रेडिट में, तो जब मैं क्रेडिट में परचेस कर रहा हूं तो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom वी आर गोइंग टू पे
वी आर गोइंग टू पे इन फ्यूचर। तो क्रेडिटर वो व्यक्ति हो गया ना बच्चों जिसको हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम उससे क्रेडिट में परचेस करके लाए, फ्यूचर में पेमेंट तो करना पड़ेगा ना उसको, बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम वी आर गोइंग टू पे इन फ्यूचर। ठीक है, तो देसी भाषा में लिख लो यहाँ पर, क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे बिकॉज क्रेडिट में परचेस किया है। हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है, क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे बिकॉज क्रेडिट में परचेस किया है गुड्स, हमने हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस। तो ये दो चीज लिख लो, डेटर और क्रेडिटर, कल मीनिंग में बताया था, आज इनके बारे में बात। पूरा बिजनेस मॉडल हमको समझना है अभी, बिजनेस में और क्या क्या हो सकता है। स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर हो सकती है, जो आपको जानना जरूरी है। चलो जी बच्चों, अगेन फिर से हम वापस आ गए बिजनेस में। अब मैं देखा धीरे धीरे यार मेरी सेल्स कम क्यों हो रही है। ठीक है, मेरी सेल्स धीरे धीरे कम क्यों होते जा रही है। मैं सोच पड़ गया, मैं सोचने लग गया सेल्स कम होने का रीजन क्या हो सकता है। तब मेरे को बात समझ में आई कि अपने पान महंगे चल रहे हैं बहुत मार्केट में, मार्केट में कंपटीशन टफ होते जा रहा है। एचएम पान पैलेस को देख के सब पान पैलेस खोलते जा रहे हैं, सब सब मेरी सक्सेस को देख के सब लोग इस बिजनेस में एंटर हो गए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, कुछ नहीं कर सकते, सब एंटर कर गए इस बिजनेस में। तो अपना कंपटीशन टफ होते जा रहा है, अपना प्राइस ज्यादा है, बाकी लोग कम प्राइस में ला रहे हैं सारी चीजों को। तो मैं क्या किया, मैं एक साइन बोर्ड लगा दिया यहाँ पर, टिडिंग टिडिंग, 10% ऑफ। क्या कर दिया मैं यहाँ पर, एक साइन बोर्ड लगा दिया 10% ऑफ का। तो इससे क्या हो गया पता है, मेरे कस्टमर फिर से आने लग गए। 10% ऑफ सबके लिए, आ जाओ, छुट्टा पैसा, 10% ऑफ में पान लेके जाओ। 2 लाख का पान 1,80,000 में, 10 रुपए का पान 9 रुपए में, 1 रुपए बचेगा, उससे तुम सॉफ ले सकते हो। ठीक है, 1 रुपए की भी वैल्यू है पान ठेले में, है ना। तो पॉइंट ये है कि मैंने डिस्काउंट दिया। क्या दिया मैंने, डिस्काउंट दिया बच्चों। अब ये डिस्काउंट टर्म ऐसा है जिससे तुम लोग फैमिलियर हो ही हो कि डिस्काउंट क्या होता है, सबको पता ही होगा। तुम लोग भी डिस्काउंट अवेल कर ही लेते हो, स्पेशली लड़की लोग, बार्गेनिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि डिस्काउंट लेके ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जब भाई फिक्स रेट शॉप में भी लड़कियों के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो लोग डिस्काउंट करवा लेते हैं। ठीक है, क्या ही बोलोगे, भले उन लोग ये बोले कि भैया कैरी बैग तो फ्री में दे दो, इतना तो नहीं कर सकते आप, इतना भैया 200 रुपए का सामान खरीदी हो कैरी बैग फ्री में दे दो। ठीक है, तो लोग भले 10 रुपए का कैरी बैग फ्री में लाएंगे, डिस्काउंट निकलवा के रहते हैं। तो भाई ग्रेट स्किल्स क्या बोल सकते हैं, है ना, हमें भी सीखना चाहिए। हाँ, तो भाई डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है बिजनेस के अंदर। एक हो सकता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट, और एक हो सकता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर दो टर्म यूज किए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बताए, जो मैंने अपना साइन बोर्ड लगाया ना अपने दुकान के सामने, एचएम पान पैलेस के सामने, फ्लैट 10% ऑफ। तो ये जो मैंने डिस्काउंट का साइन बोर्ड लगाया है ये सबके लिए है। ठीक है, तो ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज, सबके लिए है, एवरीवन, सबके लिए ओपन ऑफर है। जनरल ऑफर तुम पढ़ोगे लॉ में, बस ये वही है कि सबके लिए जो आएगा उसको 10% ऑफ मिले। ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम किया है मैंने। मेरे को दिख रहा था मेरे कस्टमर टूटते जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए चीज ले आई। ठीक है, तो ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज और कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है पर्पस। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो तुम लोग जैसे आए, जैसे मेरे स्टूडेंट्स आए, अब तुम लोग बोले भैया पैसा बाद में देंगे। अब मैं मन में सोचा यार बाद में देंगे बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे क्या पता, और मेरे को लिक्विडिटी चाहिए अपने बिजनेस में, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो मैं सोचा ऐसा क्या गणित लगाऊं कि लोग तुरंत पैसा देते हैं। तो मैं तुम लोगों को बोला एक काम करो, तुम लोगों को सबको 5% ऑफ दूंगा, दे दोगे तुरंत पैसा, तुरंत पेमेंट करोगे 5% एक्स्ट्रा ऑफ दूंगा। मतलब ये 10% तो ले लो, ये 10% तो ले लो, पर 5% और एक्स्ट्रा दूंगा अगर तुरंत पेमेंट किए तो ये क्या है, एडिशनल डिस्काउंट फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट। तो अगर आप इमीडिएटली कैश पेमेंट करने के लिए रेडी हो रहे हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सबके लिए है क्या, नहीं,
भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग डिस्काउंट दियो। हाँ ये बात अलग है कि तुम लोग जाके शो ऑफ करोगे, भैया हम लोग को 15% डिस्काउंट दिए, तुम लोग को दिए नहीं, हमको 15% मिला है, वो बात अलग है, तुम शो ऑफ करोगे जाके, पर ये सबके लिए नहीं है। तो ओनली फॉर दोज कस्टमर्स हु एग्री टू पे इमीडिएट कैश। ठीक है, इमीडिएटली जो कैश देने के लिए रेडी है सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है मोटिवेशन फॉर इमीडिएट पेमेंट, दैट्स इट। तो ये एक मोटिवेशन है फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट पेमेंट। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक और पॉइंट आपको ये लिखना है, नॉट टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की अगर आप बात करोगे तो सबके लिए होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, पर कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो ये एडिशनल डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट के भी ऊपर। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इमीडिएट कैश पेमेंट देने के लिए रेडी होते हैं, या लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है कि भाई तुरंत पेमेंट करो। ठीक है, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर शो करते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, डिस्काउंट, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। यू कैन ऑल्सो नोट दिस डाउन बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, यस भैया। अब देखो, अब समझना मेरी बात को, फिर से बिजनेस मॉडल को हम लोग आ गए हैं देखने के लिए। इस फोटो के ऊपर बेटा सब चीजें डिपेंडेंट है। तुम लोग जितना ज्यादा इस फोटो को अंडरस्टैंड करोगे उतना ज्यादा तुम अकाउंटिंग और बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे। तो यहां पर देखो ये मेरा बिजनेस है, अब यहां पर और खर्चे नहीं होते होंगे क्या? फटाफट से बताओ, क्या मैं और चीजें नहीं खरीदूंगा? हो सकता है मैं और चीजें ऐड ऑन करूं, हो सकता है मेरे को दिख रहा है बच्चे आ रहे हैं उन लोग को चाय भी पीने का मन कर रहा है, मैं चाय वाले को रख लूं, एक एक बंदा चाय बनाएगा बैठ के। हो सकता है मैं वो जितने भी स्नैक्स मिलते हैं तुम लोगों के, पैक्ड आइटम्स मिलते हैं, पैक्ड आइटम्स भी रख दूं, उसमें भी तुमको इंटरेस्ट हो, रख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट बन के आता है, खर्चे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट। एक सेकेंड रुको बच्चों, चलो बेटा देखो, 6 हो गया, 7 देखो, मैं बात कर रहा था एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे करना, खर्चे, बिजनेस के खर्चे। एक्सपेंडिचर बोल लो, एक्सपेंस बोल लो, ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म बोलते हैं भाई, हम लोग एक ही माना, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस खर्चा ही होता है। बस एक्सपेंडिचर यहाँ दो टाइप के होते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आगे चल के फ्रिज नहीं खरीदूंगा? फ्रिज भाई, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए, पान स्टोर करने के लिए फ्रिज खरीदना पड़ेगा। यस, अब एक बात बताओ, फ्रिज क्या मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ? नहीं। फ्रिज क्यों खरीद रहे हो भैया? बिजनेस में रखोगे। कांच वाला फ्रिज भैया, आर पार दिखना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, तो फ्रिज भी खरीद सकता हूँ, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। और क्या मान लो जैसे कल को मैं अपनी बिल्डिंग नहीं खरीदा, ठीक है, मैं रेंट पे ले लिया किसी चीज को, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस मेरे को देने पड़ेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो लगती है वो देना पड़ेगा। तो उस टाइप के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, जो चाय वाले भैया हैं उनकी सैलरी देंगे, जो हमारे काम वाले भैया हैं उनको भी हम देंगे सैलरी एंड ऑल, ये सब चीजें असेट्रा। तो इस टाइप के खर्चे होते हैं मंथली टू मंथली बेसिस पे। ठीक है, और एक ये भी होता है अपना, ठीक है, ओके, यस भैया। और फ्रिज एंड ऑल भी मैं ले सकता हूँ। तो सिंपल शब्दों में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खर्चे दो तरीके से कर सकता हूं। एक खर्चा मैं एसेट एक्वायर करने के लिए कर सकता हूं, एसेट परचेस करने के लिए खर्चा कर सकता हूं। कौन सा एसेट? नॉन करेंट एसेट। ठीक है, और एक खर्चा मैं काहे के लिए कर सकता हूं? ऐसी चीजों पे खर्चा कर सकता हूं जो मेरा एक महीने यूज होती है, 2 महीने, मैक्स टू मैक्स 1 साल यूज होगी, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब तो समझ में आ गया भैया, खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दोज एक्सपेंडिचर्स द बेनिफिट ऑफ विच is going to be consumed
फॉर मोर देन 1 years, लाइक 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एज द केस में बी. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर्स the benefits of which are going to be consumed in same accounting year. तो जिस साल खर्चा किए अगर उसी साल उसके बेनिफिट्स कंज्यूम कर रहे हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी दिए उसी महीने कंज्यूम हो जाएगा, रेंट दिए उसी महीने कंज्यूम हो जाएगा, सैलरी दिए उसी महीने भैया से काम करवा लोगे, चाय वाले भैया से, ठीक है, तो ये उसी साल में बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और फ्रिज खरीदे 1 साल से ज्यादा चलेगा, फर्नीचर और ले आए 1 साल से ज्यादा चलेगा, गैस चूल्हा ले आए चाय बनाने के लिए 1 साल से ज्यादा चलेगा. तो ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा कंज्यूम करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जांपल में लिख लेना यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर वही रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, ठीक है. तो ये 2 टाइप के आपके एक्सपेंडिचर भी होते हैं. मैं बोल रहा हूं तुमको इसके प्रॉपर डेफिनेशन नोट में मिल जाएंगे, जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है. क्या लगता है तुमको इंस्टीट्यूट तुमसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्या बोलते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, नहीं पूछेंगे भैया. पर ये कॉन्सेप्ट, ये बेस है, फाउंडेशन है. डिक्शनरी बोलते हैं ना, डिक्शनरी, कोई भी चीज हमको पढ़ना होता है डिक्शनरी. जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको सेल्स का डेफिनेशन, टिश्यूज का डेफिनेशन, ये सब पता होना चाहिए. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक, ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब, ठीक है. तो ये सब हमको याद होना चाहिए. तो वैसे ही यहाँ पर अकाउंट्स के हमको अंदर हमको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एटलीस्ट मीनिंग, ठीक है बच्चों. ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ना है, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर भी पढ़ना है, तो उसका टेंशन मतलब वहां पर तो फिर भाई भयानक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. बट अभी ऊपर ऊपर से 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, नोट कर लो इसको. ओके बच्चों, एक्सपेंडिचर आपको क्लियर है? यस भैया. अब हम लोग आते हैं डेडिकेटेड एक्सपेंस क्या होता है. दोनों खर्चा ही है, ऐसे मत सोचना अरे कुछ अलग अलग चीज होती है. एक्सपेंसेस, बट जब मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तब मैं एक्सपेंसेस के अंदर 2 अलग चीजों की बात करता हूं. वो है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है. मतलब मैं जब एक्सपेंडिचर, मैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं बोलता हूं, एक्सपेंडिचर मैं बोलूंगा कैपिटल रेवेन्यू बोलूंगा, ठीक है. बट जब मैं बात करूंगा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की, तब मैं किस बारे में बात करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्या होता है ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? तो नाम में ही आंसर है, प्रीपेड, पहले से पेड, पहले से दे दिया गया. मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों से मेजॉरिटी लोगों के पास, जिन लोग ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों के पास प्रीपेड मोबाइल फोन ही होगा, प्रीपेड सिम, जिसमें आप पहले पैसा देते हो, फिर आने वाले 2, 3 या 1 महीने तक एज द केस में भी आप अपने मोबाइल का डेटा एंड कॉल फैसिलिटी कंज्यूम करते हो. गेटिंग माय पॉइंट? यस भैया. तो हुआ क्या यहां पर एग्जैक्टली, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज. इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब यही हुआ कि आप पैसा पहले दे रहे हो, सर्विस बाद में लोगे. तो पेमेंट हो गई है, सर्विस बाद में मिलेगी. तो इसी को क्या बोलते हैं, MILEGI, मिलेगी, ठीक है, मिलेगी. तो पेमेंट हो गई है, सर्विस बाद में मिलेगी, ठीक है. तो ये हो गया प्रीपेड, पहले से पेड, प्रीपेड, ठीक है. यहां लिख लो पहले से पेड, पहले से पेड, दिस इज प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, इसको ऐसे इमेजिन करना, मैं बच्चों को समझाने का तरीका है इसको ऐसे. आउट स्टैंडिंग मतलब बाहर खड़ा है, बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, आउट स्टैंडिंग, ठीक है. तो बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा है, बाहर में कौन खड़ा है? क्रेडिटर खड़ा है पैसा लेने के लिए, ठीक है. भाई दरवाजा खोल, पैसा दे मेरा. मूवी में देखियो ऐसी कोई पैसा लेने आता है, ऐसे चुपचाप लोग ऐसे अंदर घुसते, दरवाजा बंद करते, ऐसे खड़े हो जाते हैं. फिर ऐसे दरवाजे से आवाज आती, ओए दरवाजा खोल, पैसा दे मेरा, ओए मेरा पैसा उधारी लिया था उसको दे, ओए उधार में सामान लिया था, दे 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 दे, ठीक है. तो वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग. बच्चे बोल रहे हैं भैया फिर हेरा फेरी, देखियो फिर हेरा फेरी मूवी, उसमें ऐसी होता है, दरवाजा खटखटाते बोलते पैसा दे हमारा. आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा, आउटस्टैंडिंग मतलब सिंपल शब्दों में अकाउंटिंग, ये तो याद करने का तरीका हो गया कि आपने सर्विस ले ली है, पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो पेमेंट बाद में करोगे. तो सर्विस ले ली है, पैसे देना
बचा है। तो मैंने क्या किया, सर्विस ले लिया, मैंने सर्विस ले ली प्रॉपर, पर अभी पैसे देना बचा है। इसका एग्जांपल है पोस्ट पेड सिम। पोस्ट पेड सर्विस पहले लेते हैं, मंथ के एंड में पेमेंट करते हैं। सर्विस पहले ले लेते हैं सिम का, मंथ के एंड में अपने जो भी सर्विस हमने लिया उसका बिल पेमेंट करते हैं, तो दैट इज व्हाट पोस्ट पेड। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग। तो प्रीपेड मतलब क्या होता है, पहले पेमेंट कर दो, सर्विस बाद में लेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब सर्विस पहले ले लो, पेमेंट बाद में करेंगे। दैट इज द टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस वी कैन से, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये सब चीजें तुम लोग सोचो कि भैया रटना है, तो तुम लोग को लैंग्वेज देख के समझ में आ रहा होगा कि भैया रटवाना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, बेटा जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें तुम लोग कर रहे हो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग की भाषा में उसको बोलते क्या है। मैं अभी चाहता मैं ये नोट्स खोलता, मैं तुम लोग को फटाफट 2 मिनट में सब कुछ ऐसे गो थ्रू करवाता, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, खत्म कर देता, पर मैं वही नहीं चाहता। यहीं से बेटा मेरे को, मैं बता रहा हूं मैं प्रिविलेज हूं। क्यों प्रिविलेज हूं, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो इस वजह से प्रिविलेज नहीं, मेरे को ये अवसर, ये मौका दिया गया है कि मैं तुम लोगों का नींव रख सकूं, तुम्हारे घर का एक इमारत है। तुम लोग जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो पूरी बिल्डिंग बनेगी, तुमको उस बिल्डिंग की छत तक पहुंचना है। ठीक है, और मेरे को मौका मिला है उस बिल्डिंग की नींव, फाउंडेशन रखने का। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बन जाती है यहाँ पर, कि मैं उस नींव को इतना स्ट्रांग बनाऊं, इतना स्ट्रांग बनाऊं कि तुम्हारी जब ऊपर फ्लोर डालेंगे तो फ्लोर डालने में कोई प्रॉब्लम ना है, बाद में सीपेज ना हो, कोई दरार ना हो, बिल्डिंग गिरने का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंस। चलो बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास गुड्स। क्या है मेरे पास, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो ऐसा ऐसा सामान जो मैं रखा हूं सेल करने के पर्पज से, ऐसा सामान जो मैं रखा हूं, जैसे मेरे बिजनेस में मैंने पान रखा हुआ है, पान फॉर द पर्पस ऑफ सेल मैंने रखा हुआ है। तो ऐसा सामान जो पड़ा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉक। उसको मैं क्या बोलता हूँ, गुड्स। गुड्स, स्टॉक भी उसी को बोलते हैं, गुड्स भी उसी को बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो मेरे पास रखी हुई दुकान, जैसे किराने वाले भैया आटा रखे हैं, चावल रखे हैं, दाल रखे हैं, ठीक है, अब स्नैक्स का आइटम रखे हुए हैं, बिस्किट मिक्सचर एवरीथिंग, कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक किराने की दुकान में तुम जो तीन इमेजिन कर सकते हो, सब चीज वो सब उनका गुड्स है, क्योंकि वो सारी चीजों को फॉर द पर्पस ऑफ सेल रखे हुए हैं। और उनके पास जो शेल्फ है, जिस शेल्फ में ये सारी चीजें उन्होंने जमा के रखी हुई है, वो शेल्फ वो बेचने के लिए नहीं रखे हैं। वो शेल्फ वो फर्नीचर है जिसको यूज कर रहे हैं, तो वो उनका फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट है। और गुड्स उनका क्या है, करंट एसेट है, जो वो सेल करने के पर्पज से रखे हुए हैं। क्लियर हो गई बात। गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है एवरीवन? यस भैया। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं आज का तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं आज की क्लास का, और वो है इनसॉल्वेंट व्यक्ति। तो इनसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो मैं अपने उधार पे नहीं कर पा रहा हूं, मैं इनसॉल्वेंट हूं। मैं अपने उधार रीपे नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कौन हूं, इनसॉल्वेंट हूं। वैसे तो इसकी बहुत डिटेल डेफिनेशन होती है, पर मैं तुमको ऊपर ऊपर से आज समझा दूं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है, वो एक इनसॉल्वेंट इंसान होता है। ठीक है, तो द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, डेट्स मतलब उधार, नॉट एबल टू पे हिज डेट्स इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, तो एक इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, जो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है। उसकी लाइबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो गई है। मतलब उसके पास एसेट 1 लाख का है, लाइबिलिटी 2 लाख का है। बताओ, मतलब उधार ज्यादा है, एसेट कम है उसके पास। और ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स। तो वो पर्सन कौन सा पर्सन हो जाएगा, इंसॉल्वेंट पर्सन हो जाएगा। उसकी लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गई है, उसकी अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है अपनी लाइबिलिटीज की, और इसी वजह से हम लोग उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं।
ठीक है, कि आप अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर पा रहे हो, आप इंसॉल्वेंट इंसान हो, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, यस भैया। तो आज हमने ये 10 पॉइंट तक कवर कर लिया है। ठीक है, रिगार्डिंग तुम लोगों को इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस देखनी है तो तुम नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। नोट्स में तुम लोगों को इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखिएगी, तुम पढ़ के देखना, तुमको सेम मीनिंग दिखेगा, सेम मीनिंग इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज में दिखेगी वहां पर, और यहाँ पर तुमको सारी चीजें देसी भाषा में दिखेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग अकाउंट। ठीक है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्या बात आपको समझ में आती है? यस भैया। तो आज की क्लास भी हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो भी हमने आज पढ़ा समाप्त करते हैं, पर हम लोग इसी चीज को कल कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे। तब तक आपको ये सारी चीजें रिवाइज करके आनी है और घर में मजे करो। पढ़ाई और मजे साथ साथ में होने चाहिए। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।